कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टाफिंग चैप्टर। ध्यान रखना, स्टाफिंग को हम लोग 4 पार्ट में कवर करेंगे। सबसे पहला पार्ट आज हम जो देखने जा रहे हैं स्टाफिंग चैप्टर में, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और वेटेज इसका ऑर्गेनाइजिंग जितना ही है। तो इस चैप्टर के अंदर हम फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे स्टाफिंग, उसकी इंपोर्टेंस, एचआरएम, स्टाफिंग के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद सेकंड जो पोर्शन होगा उसमें हम पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट, थर्ड पोर्शन में सिलेक्शन और फोर्थ पोर्शन में ट्रेनिंग, और देन इसकी केस स्टडीज, एमसीक्यू, रिवीजन, ये सारी चीजें। तो आज इस चैप्टर बिल्कुल नया स्टार्ट होने वाला है, तो अच्छे से समझना है इस चैप्टर को, और नोट्स मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे अपने, तो वहां से आप ले लेना इसको। सुनील पांडा 12th कॉमर्स टेलीग्राम ग्रुप है, आप सर्च कर लेना उसमें, और वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा। बाकी कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे सुनील पांडा कॉमर्स क्लासेस पे आप मुझसे पूछ सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। उम्मीद है पूरा समझ आएगा, बट वीडियो को एंड तक देखना ताकि चैप्टर अच्छे से पूरा समझ में आए। नोटबुक जरूर ले लेना, कुछ चीज आपको लर्न कराऊंगा तो वहां पे उसको साथ साथ लिख लेना, पूरा नोट्स नहीं, सिर्फ जो चीज लर्न कराऊंगा। देखो, मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग आएगा, फिर आएगा कंट्रोलिंग। लेकिन स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जहां पे ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आपने जॉब डिजाइन किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की, अथॉरिटी फिक्स की। अब उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उन अथॉरिटी को निभाने वाला भी तो कोई पर्सन होना चाहिए ना, उसको हम लोग कहां से हायर करते हैं? स्टाफिंग में। तो स्टाफिंग के अंदर क्या आता है? फाइंडिंग द राइट पर्सन। स्टाफिंग का मतलब मिला के आपके दिमाग में इतना आना चाहिए, अब हम लोग एम्प्लॉयज को हायर करेंगे, एम्प्लॉयज को भर्ती करेंगे, उनसे काम कराएंगे स्टाफिंग के अंदर। समझ रहे हो बात को? स्टाफिंग के अंदर एम्प्लॉयज हायर करना है हमको, क्योंकि हमने वर्क डिजाइन हमने कर लिया है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, प्लान कर लिया हमने प्लानिंग के अंदर। तो स्टाफिंग के अंदर इट इन्वॉल्व फाइंडिंग द राइट पर्सन, सही पर्सन को फाइंड आउट करना, फॉर द राइट जॉब, सही जॉब, यानी कि उसके अकॉर्डिंग जो उसको जॉब मिलना चाहिए। हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, उस इंसान के पास सही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो सही काम करे सही टाइम पे, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। सो स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए, जिसके पास राइट क्वालिफिकेशन, जो राइट जॉब राइट टाइम पे करे, उसको हायर करना, उसकी भर्ती करना, उसको एंट्री देना ही क्या है हमारे लिए? स्टाफिंग। तो स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच मेक्स योर, स्टाफिंग जो है वो श्योर करता है कि योर असेट, ये लाइन केस स्टडीज के अंदर पूछा जा सकता है, कीवर्ड्स के अंदर मैंने काफी केस स्टडीज भी देखा है, उसके अंदर ये लाइन लिखी रहती है, योर एसेट वॉक आउट एंड कम बैक नेक्स्ट डे हैप्पीली एंड सेटिस्फाई। देखो, आपके सबसे इंपॉर्टेंट असेट जो होता है वो होता है आपका एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेस मतलब आपके एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट असेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपोर्टेंट असेट जो है वो एम्प्लॉइज है। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपके एम्प्लॉइज डेली आपके बिजनेस से जा रहे हैं तो नेक्स्ट डे आपके बिजनेस में वापस भी आए खुशी से और सेटिस्फाई होके। तो ये किस मैनेजमेंट के फंक्शन की बात कर रहा है? देयर आर 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बट दिस स्टेटमेंट इज रेफर्स टू स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है? चलो, अब स्टाफिंग की बात तो समझ में आ गई। अब हम समझते हैं स्टाफिंग के बेनिफिट्स क्या है। स्टाफिंग एम्प्लॉयज को हायर करने के बेनिफिट्स क्या है? सिंपल सी बात है। सबसे पहला बेनिफिट, या इंपोर्टेंस कह लो, या नीड ऑफ स्टाफिंग कह लो, एडवांटेजेस ऑफ स्टाफिंग कह लो, एक ही चीज है। हम एम्प्लॉयज को हायर नहीं करेंगे तो यार काम कौन करेगा उस जॉब पोजीशन पे? फिलिंग द वैकेंट जॉब पोजीशन। वैकेंट मतलब खाली। तो जो खाली जॉब पोजीशन है, हमारे पास एक काम है, एक जॉब है काम करने के लिए, लेकिन उस जॉब को पूरा करने के लिए कोई, जैसे मान लो कि हम बात करते हैं कि कंप्लेंट डिपार्टमेंट, हमारे पास मान लो लैंडलाइन नंबर है, लेकिन हमारे पास एक एम्प्लॉय नहीं है जो कंप्लेन को ले सके, जो लोग कंप्लेन करते हैं तो उसको ले सके। तो उस वैकेंट जॉब पोजीशन को, यानी जो जॉब खाली जॉब पोजीशन को, एक कॉम्पिटिटिव पर्सनल यानी कि एम्प्लॉय, कॉम्पिटिटिव एम्प्लॉयज को हायर करे। तो फायदा क्या होगा कि हमारा जो स्टाफिंग फंक्शन है वो इंश्योर करता है, वो इस बात का ध्यान रखता है कि जॉब पोजीशन खाली नहीं रहना चाहिए, और जॉब पोजीशन फिल किसके द्वारा होना चाहिए? कॉम्पिटिटिव पर्सनल, यानी कि ऐसा एम्प्लॉय जो कॉम्पिटिशन में काम कर सके, अपनी पूरी ईमानदारी से, अच्छे से, उस मेहनत से काम को कर सके। तो स्टाफिंग फंक्शन का पहला जो इंपॉर्टेंस है, जो पहला बेनिफिट है, वो है फिलिंग द वैकेंट जॉब पोजीशन बाय कॉम्पिटिटिव पर्सनल। दूसरा क्या है? आप इसको लिखते चले जाना। पहला पॉइंट आपने ये हेडिंग लिखनी है कॉपी में, बस, ठीक है? बस इस हेडिंग को लिखना है, अंदर का ओन लैंग्वेज बना के लिख सकते हो। सेकंड, प्लेसिंग द राइट पर्सन इन द राइट जॉब। सही पर्सन को सही जॉब पे हायर करना। आपको जिस टाइप का एम्प्लॉय चाहिए, आप उस टाइप का एम्प्लॉय हायर कर सको। इन स्टाफिंग फंक्शन थ्रू प्रॉपर रिक्रूटमेंट। क्लास रिक्रूटमेंट मतलब होता है भर्ती करना। रिक्रूटमेंट क्या है हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप ये ध्यान रखो, आप एम्प्लॉयज को जब इन्विटेशन देते हो कि आपकी कंपनी में आए, जॉब के लिए अप्लाई करें, उसी को बोलते हैं रिक्रूटमेंट। एंड सिलेक्शन, सिलेक्शन में आपको सिलेक्ट करते हो,
सिलेक्शन प्रोसेस, राइट पर्सन इज गिविंग द राइट जॉब। तो जो स्टाफिंग पर्सन है इसमें हम लोग क्या करते हैं, सही इंसान को हायर करते हैं और जो उसकी जॉब पोजीशन होनी चाहिए, जो सही जॉब पोजीशन है उसको वो जॉब पोजीशन देते हैं। थर्ड पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। आपने पहले भी पढ़ा होगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, लेकिन यहाँ पे हम किसी फिजिकल रिसोर्सेज की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं क्लास ह्यूमन रिसोर्सेज की। हम लोग किसी मशीन की बात नहीं कर रहे, हम लोग किसी फर्नीचर की बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना है। कैसे? थ्रू प्रॉपर प्लानिंग एम्प्लॉयज आर हायर्ड। प्रॉपर प्लानिंग करके एम्प्लॉयज को हायर किया जाता है स्टाफिंग फंक्शन के अंदर। द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज आर कंसिडर, कितने एम्प्लॉय चाहिए नंबर में और किस टाइप के एम्प्लॉय चाहिए। किस टाइप के एम्प्लॉय का मतलब क्या, उनके पास क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, सो दैट देयर इज नो शॉर्टेज, आपके पास एम्प्लॉयज की कमी ना हो। अगर एम्प्लॉयज की कमी होगी तो लोग ओवरबर्डन फील करेंगे। जो काम 10 लोगों का उसे 6 लोगों से कराओगे तो ओवरबर्डन फील करेंगे। और अगर ज्यादा एम्प्लॉयज हैं तो प्लान कम प्ले ज्यादा होगा, प्लानिंग कम करेंगे, काम कम करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, एक दूसरे को डिस्टर्ब ज्यादा करेंगे। तो आपने ध्यान रखना है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फोर्थ पॉइंट क्या है क्लास, ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। अगर आप अच्छे एम्प्लॉयज को हायर करोगे, कॉम्पिटेटिव पर्सनल को आप हायर करते हो, अच्छे एम्प्लॉयज को उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख के उनमें से सिलेक्ट करके अच्छे एम्प्लॉयज को हायर करोगे, तो जाहिर सी बात है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो अच्छा स्टाफ आपके ऑर्गेनाइजेशन को तरक्की की राह पे ले जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज का भी डेवलपमेंट होगा। कैसे? स्टाफिंग फंक्शन डज नॉट एंड ओनली विद अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। स्टाफिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ एम्प्लॉय को हायर कर लिया, लेकिन उसके हायर करने के बाद उसको ट्रेनिंग देना, उसको प्रमोशन देना, कॉम्पनसेशन देना, उसको करियर एडवांसमेंट की बात करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करना। हम जब ये सारी चीजें करेंगे तो एम्प्लॉयज कहीं ना कहीं मोटिवेट होगा और अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करेगा और उसका डेवलपमेंट भी होगा। किसी भी वर्कर के डेवलपमेंट की बात करें तो वो स्कूल एज में या कॉलेज एज में या एजुकेशन लाइन में नहीं आती है, उसका डेवलपमेंट काम करते करते ही आता है। मतलब आप चाहे कितना ही पढ़ लिख के चले जाओ, कंपनी में जाओगे एज अ फ्रेशर, आपको तनख्वाह कम मिलेगी। लेकिन जब कंपनी में आप काम करोगे, फर्म में आप काम करोगे, रियल प्रैक्टिकल सिचुएशन के साथ डील करोगे, तो आप धीरे धीरे सीखोगे। कंपनी आपको ट्रेनिंग देगी, आपके प्रमोशन के लिए अपॉर्चुनिटी देगी आपको, तब आप काम करते करते जो सीखोगे ना, तो वही आपका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन कॉम्पिटिटिंग। ध्यान रखना, कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी से आगे तभी निकलेगा जब उसके ह्यूमन रिसोर्सेज साथ देंगे। स्कूल के बच्चे साथ देंगे तो स्कूल आगे निकलेगा, समझ रहे बात को। उसी तरह से कंपनी के एम्प्लॉयज अगर साथ देंगे तो कंपनी से आगे निकलेगा। टू ऑर्गेनाइजेशन कैन इजीली एक्वायर द सेम टाइप ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज बट नॉट ह्यूमन रिसोर्सेज। विप्रो, इन्फोसिस, ठीक है, ये दोनों ऐसी कंपनी है, इन्फोसिस, तो ये दोनों ऐसी कंपनी है जिनके पास सेम मशीन हो सकती है, सेम टेक्नोलॉजी हो सकती है, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन दोनों के पास सेम एम्प्लॉयज नहीं होंगे। और इन्फोसिस अगर विप्रो से आगे निकल गया तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉयज की वजह से, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से, अपने स्टाफ की वजह से, अपने पर्सनल की वजह से। समझ रहे बात को। तो यानी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी की किसी भी चीज में कॉपी कर ले, इज इट पॉसिबल? बिल्कुल कॉपी कर सकता है। जो तुम्हारे पास मशीन है, जो तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, उसे हम भी कॉपी कर लेंगे। लेकिन हम तुमसे आगे कब निकलेंगे, जब हमारे एम्प्लॉयज अच्छे होंगे। और आप हमारे एम्प्लॉयज की कॉपी नहीं कर सकते। मेरा एम्प्लॉयज ईमानदार है, मेहनत से काम करता है, 40,000 की सैलरी लेता है, बट काम अच्छे से करता है, पूरे मेहनत से काम करता है, अच्छे से ईमानदारी तरीके से काम करता है, रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं करता, बेमतलब की छुट्टियां नहीं मारता, कंपनी के लिए वो असेट है। लेकिन आपका वही एम्प्लॉयज वही तनख्वाह लेता है लेकिन काम ईमानदारी से नहीं करता, तो इसका मतलब कि आपकी कंपनी नीचे चली जाएगी और मेरी कंपनी ऊपर चली जाएगी। तो कंपटीशन करने में जो है स्टाफिंग फंक्शन हमारी मदद करता है। और लास्ट है, इट इज अ की टू इफेक्टिवनेस ऑफ द अदर फंक्शन। कोई भी फंक्शन काम तभी कर पाएगा अच्छे से जब स्टाफिंग फंक्शन होगा। प्लानिंग में आप प्लान बनाते हो, ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्स को अरेंज करते हो, लेकिन उन काम को करेगा कौन? जॉब पोजीशन डिजाइन कर दिया आपने ऑर्गेनाइजेशन में, बट करेगा कौन? स्टाफिंग फंक्शन से ही काम को क्या किया जाएगा, स्टाफिंग फंक्शन में जो एम्प्लॉयज होंगे वही काम को शुरू करेंगे। ठीक है, इन स्टाफिंग फंक्शन वी हायर एम्प्लॉयज वो हेल्प इन परफॉर्मिंग द रेस्ट ऑफ द अदर फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की बाकी सारे फंक्शनों को परफॉर्म करने में स्टाफिंग फंक्शन ही मदद करता है। विद एफिशिएंट स्टाफ, एक अच्छे स्टाफ को लेकर हम लोग क्लास काम को स्टार्ट कर सकते हैं। नो अदर फंक्शन, सॉरी, विदाउट एफिशिएंट स्टाफ, बिना अच्छे स्टाफ के जो टाइम पे काम को पूरा करते हैं, जो कम से कम वेस्टेज में रिसोर्सेज कम से कम वेस्ट करके रिसोर्सेज को बचाते हैं, उन स्टाफ के बिना हम लोग कोई भी और फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। यानी कि की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन इज स्टाफिंग। तो आपने 7 के 7 पॉइंट कॉपी में लिख लिए होंगे। एक बार क्लास आप उसको लर्न करो, 5 मिनट का टाइम लेके, वीडियो पॉज करके या बाद में लास्ट में कर लेना और उसको कॉपी में लिख के देखना।
मतलब आज मैं आपको स्टाफिंग फंक्शन का स्टाफिंग जो है चैप्टर, इसकी जितनी भी चीज कराऊंगा उसको आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। आपकी ड्यूटी है किसी भी तरीके से आपको लर्न होना चाहिए। और ध्यान रखना बीच बीच में ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को भी रिवीजन कर लेना, ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस है वो रिवीजन कर लेना। उसके बाद फंक्शनल डिवीजन का मेरिट डिमेरिट, और फॉर्मल और इनफॉर्मल का मेरिट डिमेरिट, और डेलीगेशन और डिसलेशन। मेरा FB याद है ना आपको, MERA मेरे FB, इसको अच्छे से लर्न कर लेना यहाँ तक, ठीक है। हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के अंदर, उसको फिनिश कर लेना। चलो नेक्स्ट आते हैं HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर मैं बोलूं कि ये पूरा का पूरा सर्कल HRM है, तो उसका एक छोटा सा कंपोनेंट जो है वो क्या है, स्टाफिंग है। तो यानी कि HRM इज अ लार्जर पार्ट, इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट इंस्टेड ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग इज अ स्मॉल कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग HRM। तो स्टाफिंग जो है बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो HRM के अंदर इंक्लूड रहता है। तो इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस, जो एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो एक ऐसा प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एम्प्लॉइज इन अ कंपनी। सीधी सीधी बात है, पूरा का पूरा एम्प्लॉइज को संभालने का जो ठेका है, जो जिम्मा है, वो किसका है, HRM डिपार्टमेंट का है। और इसके अंदर सिर्फ एम्प्लॉइज को भर्ती करना नहीं होता है, हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्या क्या आती है, तो बहुत सारी चीजें, विच इज वेरी वाइडर कॉन्सेप्ट HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसका अलग से कोर्स भी होता है, सब्जेक्ट अलग से मिलते हैं आपको ग्रेजुएशन में। इसके अंदर हायरिंग आता है, एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, उनको ट्रेनिंग करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। और हायरिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग, ये बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं। आगे चेक करते हैं क्या है। इट इंक्लूड एक्टिविटी रिलेटेड टू लाइजन विद द, इट ऑल्सो इंक्लूड द एक्टिविटीज रिलेटेड टू लाइजन, यानी कनेक्ट विद द गवर्नमेंट एंड ट्रेड यूनियन। तो जितनी भी गवर्नमेंट है, ट्रेड यूनियन है, उनसे भी कनेक्ट करने का काम किसका होता है, HR डिपार्टमेंट। कुल मिला के ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड जितना भी मैनेजमेंट का काम है वो होगा HRM के अंदर, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के अंदर। When these function, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां देखना आप जरा पैराग्राफ क्या है। When these functions are carried out at a small scale, अगर ये एम्प्लॉय को हायर करना, समझ रहे हो बात को, उनको ट्रेनिंग देना, उनको मोटिवेट करना और गवर्नमेंट से कनेक्ट रहना, ट्रेड यूनियन से कनेक्ट रहना, अगर ये छोटे पैमाने पे होता है, बहुत स्मॉल स्केल में होता है, बहुत छोटी छोटी कंपनियों में अगर ये काम होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्टाफिंग फंक्शन। लेकिन अगर यही चीज बड़े पैमाने पे हो रहा हो, बड़ी बड़ी कंपनी में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर ये चीज हो रहा हो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाते हैं। समझ रहे हो बात को, और उस डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। यानी कि जब ये काम बहुत बड़े पैमाने पे होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो उन लोगों को इस काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, कुछ लोगों को हायर करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। लेकिन अगर ये काम बहुत छोटे पैमाने पे हो रहा है, तो अलग से एक डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं होती। कंपनी इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि अलग से एक नया डिपार्टमेंट बना दे, तो हम क्या बोलते हैं उसको, स्टाफिंग फंक्शन। तो बड़ी कंपनी क्या करती है, HRM डिपार्टमेंट बनाती है, छोटी कंपनी क्या करती है, स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करती है। स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ध्यान रखना ये लाइन, स्टाफिंग जो है वो HRM का एक छोटा सा हिस्सा है। तो स्टाफिंग इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, वेयर एज ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, HRM डिपार्टमेंट जो है, वो कौन कौन सी एक्टिविटी करता है। मैंने पहले बता दिया आपको, हायरिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, और उसके बाद क्या करता है वो, हायरिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेशन के बाद लाइजन विद आउटसाइड द वर्ल्ड, गवर्नमेंट हो या ट्रेड यूनियन हो, उन सबसे कनेक्ट रखता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। एम्प्लॉयज की प्लानिंग की जाती है। इट मींस डिटरमाइनिंग the number of employees, the type of employees are required to fill the vacant job position। कितने employees चाहिए, किस किस टाइप का मतलब ये होता है कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन उनके अंदर होनी चाहिए, उनको क्या चीज आनी चाहिए, ताकि वो आपके वैकेंट जॉब पोजीशन को, जो खाली जॉब पोजीशन है, वैकेंट मतलब खाली, जो खाली जॉब पोजीशन उसको फिल कर सके। तो पहला काम क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करना। दूसरा है एम्प्लॉइज, पीपल, लोगों को हायर करने का काम। इट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, ये लोग रिक्रूट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं और प्लेसमेंट करते हैं। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, उनको जगह दिखाना, जॉब पोजीशन दिखाना। तो पहला पॉइंट क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। दूसरा है एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल, लोगों को भर्ती करना। तीसरा है करियर ग्रोथ। अब एम्प्लॉइज की ग्रोथ का जिम्मा भी किसके पास होता है, HRM के पास। इट इंक्लूड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो डिपार्टमेंट है वो एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग करता है, उनके डेवलपमेंट की बात करता है। और क्या क्या काम करता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि हर एक एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाते हैं ये लोग। देखो जब भी क्या होता है, हर एम्प्लॉयज, हर कंपनी में क्या होता है, एम्प्लॉयज जब भी कोई अच्छा काम करते हैं, जब भी कोई अच्छा परफॉर्म करते हैं, या कभी टारगेट को अचीव करते हैं, एक जर्नल काम से ज्यादा करते हैं, मान लो 100 यूनिट बनाना है, जर्नल टारगेट यही है,
अब कोई 100 से ज्यादा बना रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस में वृद्धि होती है। तो एक पेपर के अंदर कंपनी उसकी रिपोर्ट को लिखती है, क्या क्या उसने अच्छा अच्छा काम किया है, कहाँ कहाँ पे डेवलपमेंट किया है, और जब बाद में फ्यूचर में प्रमोशन करने की बारी आती है तो इसी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट को देखकर, यानी कि आप इसे फीडबैक कह सकते हो, इसी फीडबैक को देखकर उसका प्रमोशन किया जाता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट बनाती है। एम्प्लॉयज को मोटिवेशन का काम किसका है? एचआरएम का, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का। एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड थ्रू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग चैप्टर के अंदर। उनको कभी कभार पैसे देकर या बिना पैसों के मोटिवेशन देकर भी मतलब कि बिना पैसों के भी उनकी तारीफ की जाती है। या जैसे आपके स्कूल में आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, टीचर आपकी क्लैपिंग कराती है, या फिर हॉल में आपका नाम लिया जाता है तो आपको अच्छा लगता है, आप मोटिवेट रहते हो, या फिर आपको पैसे दे दिए जाते हैं। तो पैसा जो आपको दिया जाता है तो वो होगा फाइनेंशियल इंसेंटिव। और पैसा नहीं दिया जाता, ऐसे आपकी तारीफ की जाती है, ग्रुप में आपके लिए सेलिब्रेशन किया जाता है या फिर क्लैपिंग की जाती है, तो ये चीज जो होती है वो होती है आपका नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देकर एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जाता है ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्पनसेशन। सैलरी वगैरह दी जाती है उनको, और सैलरी के अलावा भी बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स उनको दिए जाते हैं। डिपेंड करता है आपकी जॉब पोजीशन क्या है, आप किस टाइप का काम करते हो, आपकी अचीवमेंट क्या क्या है, उस बेसिस पे आपको कॉम्पनसेशन यानी कि पेमेंट दी जाती है। अगला काम क्या होता है? प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ठीक है, या ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो है उनका काम क्या होता है क्लास की, जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं यानी कि जो एम्प्लॉयज हैं उनके वेलफेयर की बात की जाए तो ये जो मैनेजमेंट है यानी कि एचआरएम है, ये कंसिडर करता है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी रहे, कल को उनको अच्छा पैसा मिले, उनका वेलफेयर हो सके, उनकी ट्रेनिंग हो सके, और ताकि फ्यूचर में वो काम अच्छे सीख सकें, ताकि अगर यहाँ से भी जाएं कहीं और तो अच्छे से वो काम कर सकें। ये हर एक एचआरएम डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है पीपल का वेलफेयर करना। बाकी रिव्यू करना और ऑडिट करना, यानी कि एचआरएम डिपार्टमेंट जो है वो जो एम्प्लॉयज की पॉलिसीज होती हैं उनका काम धाम होता है, उनको चेक किया जाता है सही से काम किया कि नहीं किया, उनको रिव्यू दोबारा चेक किया जाता है और उनकी ऑडिट की जाती है, मतलब इंस्पेक्शन किया जाता है कि जो भी काम चल रहा है वो अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा। ये हो गया एचआरएम। क्लियर है यहां तक? अब ये टॉपिक हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा और बहुत अच्छे से समझना है, नोटबुक जरूर निकाल लेना आप। इसके हम लोग 5+3 8 के 8 पॉइंट आज हम पढ़ेंगे स्टाफिंग प्रोसेस के, और हम इसको लर्न भी करेंगे ताकि कभी हम रिवीजन करें तो हमको याद हो। देखो इस चैप्टर के अंदर अकेला ऐसा चैप्टर है, इसके अंदर 2 प्रोसेस, एक स्टाफिंग प्रोसेस और हमारे एक थर्ड वीडियो के अंदर आएगी सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो उसको अच्छे से आपको लर्न करना है ताकि आप हेडिंग जो है लाइन बाय लाइन लिखनी है आपको, इसमें प्रोसेस को आप चेंज नहीं कर सकते, पॉइंट 1 पे ही आएगा, 2 पे, 3 पे, ताकि अच्छे से सिलेक्ट रहे और आपको अंदर का बना बना के आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब स्टाफिंग चैप्टर के अंदर सबसे पहला काम क्या होता है? जब प्रोसेस पढ़ोगे ना चैप्टर का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। वो सबसे पहला जो काम है वो है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। स्टाफिंग चैप्टर के अंदर हम लोगों को क्या चेक करना होता है? कितने एम्प्लॉयज की आपको जरूरत है, किस किस टाइप के एम्प्लॉयज की आपको जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि फ्यूचर में जो जॉब पोजीशन है उन्हें कौन कौन फिल करेगा। स्टाफिंग प्रोसेस बिगिंस विद, स्टाफिंग प्रोसेस शुरुआत कहां होता है? एस्टिमेटिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज नीडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। कितने एम्प्लॉयज चाहिए, किस टाइप के एम्प्लॉयज की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन में, इसको डिसाइड किया जाता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में। मैन पावर मतलब होता है एम्प्लॉयज, और एस्टिमेटिंग का मतलब क्या? अंदाजा लगाना कि इन फ्यूचर हमें ऑन एन एवरेज कितने एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी। और इस चीज को जज करने के लिए कि कितने एम्प्लॉयज की आपको जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे 3 स्टेप फॉलो किए जाते हैं। देयर आर 3 स्टेप टू बी फॉलोड टू फाइंड आउट द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला क्या है? वर्कलोड एनालिसिस, कि आपका लोड कितना है, आपका काम कितना है, उसके लिए आपको कितने एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी अलग अलग जॉब पोजीशन को फिल करने के लिए। सेकंड है वर्कफोर्स का मतलब क्या? कितने एम्प्लॉय ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मेरा लोड कितना है वर्क का और कितने लोग काम कर रहे हैं। और थर्ड पॉइंट क्या होता है क्लास? कंपैरिजन मतलब क्या है? अगर लोड ज्यादा है, वर्कलोड ज्यादा है वर्कफोर्स से, तो लोड ज्यादा है तो हमको और एम्प्लॉय को भर्ती करना पड़ेगा। लेकिन वर्कफोर्स ज्यादा है और वर्कलोड कम है तो हम क्या करेंगे क्लास? उस सिचुएशन में हम लोग एम्प्लॉयज को कंपनी से निकाल देंगे या ट्रांसफर और टर्मिनेट करेंगे उस सिचुएशन में। क्लियर है? किसी और जगह भेजेंगे जहां उनकी जरूरत है। तो ये 3 पॉइंट। सबसे पहला क्या होता है बताओ? सबसे पहला स्टेप क्या है? एस्टिमेटिंग मैन, अभी देखो याद भी हो जाएगा मेरे साथ साथ चेक करना। सबसे पहला पॉइंट क्या है? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, इसके अंदर क्या पढ़ते हैं? कितने एम्प्लॉय चाहिए, किस टाइप के एम्प्लॉय चाहिए। इसके अंदर 3 स्टेप है, वर्कलोड, वर्कफोर्स और थर्ड क्या है? कंपैरिजन। सेकंड पॉइंट है रिक्रूटमेंट। पहला पॉइंट ध्यान रखना क्लास, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। अभी कॉपी में लिख लो और साथ साथ देखना, लास्ट में आपको सारे के सारे पॉइंट याद करा दूं, गारंटी है। आप लाइक करना, उसके बाद अगर आपको याद हो जाए तो कमेंट करके जरूर बताना कि हम आपको याद हो गया और किस तरीके से देखो याद करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या बताओ जरा? सबसे पहला पॉइंट है एस्टिमेटिंग मैन पावर
रिक्वायरमेंट, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आप पूरा लिखना। दूसरा रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट होता क्या है, रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस जहां हम इंड्यूस करते हैं। इंड्यूस करने मतलब किसी इंसान को एक तरीके से मतलब भड़का देना और वो जल्दी से इस काम को कर पाए, यानी कि इसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। इसमें हम करते क्या है, सारे के सारे एम्प्लॉइज को इंड्यूस करते हैं ताकि वो आके हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सके। हम अच्छा सा जॉब डिजाइन करते हैं, सैलरी पैकेज अच्छी सी बनाते हैं, उनको उनके बेनिफिट्स वगैरह सारी बातें बताते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन, ताकि वो लोग पढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी कंपनी में उस वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल करने के लिए आ जाएं। दैट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट। कंपनी फुलफिल द वैकेंट जॉब पोजीशन फ्रॉम इनसाइड। कंपनी जो खाली जॉब पोजीशन है कंपनी के अंदर से भी भर्ती कर सकती है लोगों को, कंपनी के बाहर से भी भर्ती कर सकती है, लेकिन मेजर लोग जो होते हैं कंपनी के बाहर से एम्प्लॉयज को भर्ती करते हैं। क्लियर है? तो रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि हम एम्प्लॉयज को एक मौका देते हैं, बाहर के लोगों को, मतलब लोगों को, पीपल को, ताकि वो हमारी कंपनी में ज्यादा जॉब के लिए अप्लाई करें। उससे होगा क्या, अगर मान लो हमें चाहिए 5 जॉब पोजीशन और हमारे पास 300 एम्प्लॉयज आए हैं, तो इन 300 एम्प्लॉयज जब हमारे पास जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो हम 300 में से जो सबसे बेस्ट 5 है, बेस्ट से बेस्ट 5 को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे 5 एम्प्लॉय चाहिए और 6 एम्प्लॉय आए हैं एप्लीकेशन लेके, तो मैं उन 6 में से 5 को जो खराब होंगे उनको भी मुझे लेना पड़ेगा, मेरी मजबूरी हो जाएगी। लेकिन अगर 600 आ जाएंगे तो मैं खराब वालों को नहीं लूंगा, बेस्ट 5 को लूंगा। तो इसलिए कंपनी हमेशा ध्यान रखती है कि एम्प्लॉय आर द मोस्ट इंपोर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सो उनका सिलेक्शन केयरफुली होना चाहिए ताकि अच्छे से वो काम करे। अगर एम्प्लॉय खराब ले लिया आपने तो पैसा वेस्ट और आपकी कंपनी को नीचे ले जाएगा। अच्छा एम्प्लॉय आया तो आपकी कंपनी को तरक्की की राह पे ले जाएगा। तो रिक्रूटमेंट में क्या करते हैं हम लोग, क्लास अप्लाई करने के लिए फोर्स करते हैं लोगों को, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सके और जो सबसे बेस्ट सुइटेबल कैंडिडेट होगा हमारे जॉब के लिए हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे चॉइस जो रहती है वो वाइडर रहती है। तो सब पहला पॉइंट क्या है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। तीसरा है रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती करना, ठीक है, तीसरा पॉइंट है सिलेक्शन। अब सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं उन सारे एप्लीकेशन में से जो सबसे बेस्ट सुइटेबल कैंडिडेट है, जिसके पास सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन, अच्छी क्वालिफिकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है या स्किल्स है, उसके पास एबिलिटी है, हम उसको सिलेक्ट करेंगे। दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। सिलेक्शन को एक नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है क्योंकि सिलेक्शन में नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स आर ऑलवेज मोर देन द नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, यानी कि सिलेक्ट बहुत कम होते हैं, रिजेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अंदर हमको जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी होती है, सरकारी नौकरी निकलती है 1000 पोस्ट, 2000 पोस्ट, 5000, 10,000 पोस्ट के लिए भरने वाले 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख लोग हैं। तो इतने लोग भर रहे हैं, तो सबसे टॉप लेवल के जो रैंक, इनकी रैंक निकलती है, जो सबसे टॉप लेवल पे जो मेरिट निकलती है, उसमें जो सबसे टॉप लेवल पे लोग होंगे उन लोगों को ही सिलेक्ट किया जाएगा। सो सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। और सिलेक्शन के अंदर क्या करते हैं, इट रेफर्स टू चूजिंग द मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन। तो जो खाली जॉब पोजीशन आपके पास है उसमें सबसे बेस्ट कैंडिडेट को आपको सिलेक्ट करना है। क्लियर है यहां तक? तो आप सोचो, सबसे पहले क्या करते हैं, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, टाइप ऑफ एम्प्लॉइज। इसके अंदर 3 स्टेप होते हैं, वर्कलोड, वर्कफोर्स और कंपैरिजन। अगला है रिक्रूटमेंट, इंड्यूसिंग पीपल। तीसरा है द बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना। अब सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, उनको उनकी कुर्सी दिखाएंगे, जगह। दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। मूवीज में देखा होगा आपने, प्लेसमेंट के लिए अपॉइंटमेंट लेटर आता है, तो वहां पे अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, आपकी जगह मिल जाएगी आपको। प्लेसमेंट यानी कि आपको जगह दिखाना, भाई ये आपकी जॉब पोजीशन है, यहाँ पे रह के आपको काम करना है और ये आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और ये आपकी अथॉरिटी है। दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। और ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज से उनको मिलाना। दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मींस पुटिंग द पर्सन ऑन द जॉब फॉर विच ही सिलेक्टेड, इसको बोलते हैं प्लेसमेंट। जबकि ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, इंट्रोड्यूस करना नए एम्प्लॉइज को अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज से, ताकि उसको वर्क एनवायरनमेंट के बारे में अच्छे समझ आ जाए, वो फ्रेंडली हो जाए और उसको अजीब सा ना लगे, रूल रेगुलेशन के अंदर थोड़ा फैमिलियर हो जाए, ताकि वो काम अच्छे से मन से कर सके पूरे के पूरे टाइम पीरियड में। तो प्लेसमेंट का मतलब उनको जगह दिखाना होता है और ओरिएंटेशन मतलब एम्प्लॉय से इंट्रोड्यूस कराना। अगर आपकी बहुत अच्छी जॉब पोजीशन होगी तो कंपनी कई बार एक छोटी मोटी पार्टी भी रखती है, ओरिएंटेशन पार्टी, और उसके अंदर ओरिएंटेशन के अंदर आपको मिलाया जाता है सबसे और आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है इसका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब आपने एम्प्लॉयज को अंदर लेके आ गए, कंपनी के अंदर एम्प्लॉय आ गया, लेकिन जब तक आप एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग नहीं दोगे, जब तक आप एम्प्लॉयज को डेवलपमेंट की बात नहीं करोगे, तब तक वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने किताब से जो भी पढ़ा है या कहीं और उसने काम किया वो काम अलग था, वो एनवायरनमेंट अलग था। तो आपको एम्प्लॉयज को
ट्रेनिंग देना पड़ेगा ताकि वो अपना बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करे। अगर आप उसे ट्रेनिंग नहीं दोगे तो भी वो काम करेगा, लेकिन वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा और अल्टीमेटली जो काम 6 घंटे में होना वो काम 8 घंटे करेगा, डेली 2-2 घंटे का नुकसान होगा। इससे अच्छा आप उसको ट्रेनिंग दो ताकि बाद में वो काम बहुत अच्छे से कर सके ट्रेनिंग को लेने के बाद। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसके बेनिफिट के बारे में भी आगे आने वाली वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे और वो एग्जामिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है। अगर आपको ट्रेनिंग मिली तो आप मोटिवेटेड रहोगे, काम अच्छे से करोगे, रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं करोगे, टाइम का वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय द कंपनी प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द न्यू एम्प्लॉय, इट इंप्रूव द परफॉर्मेंस मतलब कि इंप्रूव करेगा और रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं जाएगा और एम्प्लॉय क्या रहेगा, हमेशा मोटिवेट रहेगा, अच्छे से काम करेगा और आपका जो गोल है अचीव करने में आपकी मदद करेगा। तो 5 पॉइंट मुझे बता दो। सबसे पहला पॉइंट क्या है स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। ठीक है। दूसरा क्या है, रिक्रूटमेंट। तीसरा क्या है, सिलेक्शन करने के बाद क्या करोगे बताओ, सिलेक्शन कर लिया आपने, सिलेक्शन करना, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, और लास्ट क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि उसको अपॉर्चुनिटी दोगे ताकि वो फ्यूचर में ग्रोथ कर सके, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी कि भाई अच्छे से काम करोगे तो आपका प्रमोशन होगा, तभी तो अच्छे से काम करेगा। अगर प्रमोशन ही नहीं करोगे तो काम अच्छे से क्यों करेगा, उसको क्या पता, उसको लग रहा है यार आज भी यही मुझे पैसा मिलना है, कल भी यही मिलना है, आज भी जॉब पोजीशन है, कल भी जॉब पोजीशन, तो अच्छे से करके करूंगा क्या। लेकिन अगर आप उसे प्रमोशन का अपॉर्चुनिटी दोगे तो वो सोचेगा कि अगर मैं अच्छे से काम करूंगा तो मुझे पैसा अच्छा मिलेगा, तो उस सिचुएशन में वो मेहनत करेगा। और अब देखो ये 5 पॉइंट तो आपको लर्न हो गए स्टाफिंग प्रोसेस के, लेकिन इसके अलावा 3 पॉइंट और है, इसको पढ़ के हम फिनिश करेंगे टॉपिक को। एक बार बस आप एक काम करो, मेरे कहने पे 2 मिनट टाइम लो, वीडियो को करो पॉज और इन 5 के 5 पॉइंट को बिना देखे, लो हटा दिया मैंने, बिना देखे अपनी कॉपी में इन 5 के 5 पॉइंट को लिख के देखो। वीडियो पॉज करो, फटाफट लिख के देखो, अगर याद होता है तो आके मुझे बताना, लाइक जरूर कर देना वीडियो को। क्लास मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, समझ में भी आ रहा होगा आपको, तो प्लीज एक लाइक जरूर करना ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं वीडियोस को कंटिन्यू आपके लिए लेके आने में। चलो, The following 3 steps are performed by those organizations which do not have human resource management department। मैंने आपसे कहा था बार बार, जो कंपनी लार्ज होती है, बड़ी होती है, जिस कंपनी का साइज स्केल बड़ा होता है, वो कंपनी का एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, HRM डिपार्टमेंट मतलब। और जो छोटी मोटी कंपनियां हैं वो स्टाफिंग जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करती हैं। तो जो ऐसी कंपनी है जिनका अलग से डिपार्टमेंट नहीं है, छोटी छोटी कंपनियां हैं, इतने पैसे नहीं है कि अलग अलग डिपार्टमेंट बना सकें, तो वो स्टाफिंग फंक्शन के इन 5 फंक्शन के साथ बाकी 3 और फंक्शन है उनको भी परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है वह परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, यानी कि हर एक एम्प्लॉइज की एक परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट बना दी जाती है ताकि वो जो भी अच्छे काम कर रहा है उस रिपोर्ट में लिख सके, जो भी खराब काम कर रहा है उस रिपोर्ट में लिख सके, और लास्ट में साल के एंड में जब प्रमोशन की बारी आएगी तो देखा जाएगा इसमें से किसने सबसे ज्यादा अच्छे काम और सबसे कम खराब काम किया, और उस एम्प्लॉइज का क्या हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। नहीं तो प्रमोशन करे कैसे पता चलेगा किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो उस परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक रिपोर्ट बनाई जाती है, दैट्स कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस बना दिया जाता है और जो उससे ज्यादा अच्छा काम करता है उसका नाम उस रिपोर्ट में लिखा जाता है, और इन फ्यूचर जब प्रमोशन करने की बारी आएगी तो उनको उसमें कंसिडर किया जाएगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट के बाद है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन का मतलब क्या है, उस रिपोर्ट के आधार पे उनको हम लोग प्रमोशन करते हैं, उनके फ्यूचर की बात करते हैं, करियर प्लानिंग करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट एम्प्लॉयज आर प्रमोटेड टू अ हायर जॉब पोजीशन विद मोर अथॉरिटी एंड पे। उनको ज्यादा तनख्वाह मिलती है, उनको अथॉरिटी ज्यादा मिलती है, और इस बेसिस पे हम उनको प्रमोशन देते हैं। प्रमोशन में एम्प्लॉय क्या करता है, आज इस जॉब पोजीशन पे काम कर रहा है, मान लो क्लर्क है, तो क्लर्क से वो अकाउंटेंट की तरफ शिफ्ट हो गया, वो अकाउंटेंट बन गया तो जॉब पोजीशन हाई होगी, अथॉरिटी हाई होगी, लेकिन जिम्मेदारी भी इसकी बढ़ गई और साथ में इसके पास सैलरी भी जो आएगी ज्यादा आएगी, इसकी सैलरी इंप्रूवमेंट होगी, इसको बोलते हैं प्रमोशन। लेकिन ट्रांसफर का मतलब क्या है, आज भी क्लर्क है वो इस डिपार्टमेंट में किसी और डिपार्टमेंट चला गया, आप भी क्लर्क ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, पावर, पैसा सब कुछ सेम है। तो सेकंड पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट बताओ क्या था, 3 पॉइंट, और कौन सी कंपनी फॉलो करेगी, जो छोटी छोटी स्मॉल कंपनी, काम स्मॉल स्केल में चल रहा है, जिनके पास HRM डिपार्टमेंट नहीं है, वो इन तीनों को फॉलो करते हैं। जिनके पास HRM डिपार्टमेंट है वो तो सब कुछ ही करेंगे, उनके पास तो अलग ही डिपार्टमेंट का काम होता है, जो हमने सीखा कि क्या क्या काम है HRM डिपार्टमेंट का। लेकिन जो कंपनी में HRM डिपार्टमेंट नहीं है वो 3 पॉइंट्स फॉलो करेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, और लास्ट है कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन का मतलब उनको पैसा दिया जाएगा। इट इज द फाइनेंशियल पेमेंट फॉर द जॉब, तो जो काम आप कर रहे हो उसके लिए जो आपको पैसा दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉम्पनसेशन। भाई कॉम्पनसेशन क्यों दिया जा रहा है, आप काम कर रहे हो दिया जा रहा है, तो इसके अंदर कुछ डायरेक्ट पेमेंट होती है। डायरेक्ट पेमेंट मतलब सीधा सैलरी आ गया आप खाते में, और इनडायरेक्ट पेमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पे आपकी मेडिकल फैसिलिटी, लीव, ट्रैवल कंसेशन हो गया, आपका इंश्योरेंस हो गया, ये सब चीज आपको दी जा रहा है, या फिर आपका HRA हाउस रेंट अलावेंसेस हो गया, या रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गया, घर मिल गया आपको, शॉफर मिल गया, ड्राइवर मिल गया, गाड़ी मिल गई, तो ये सब चीज आपको मिलता है, वो इनडायरेक्ट पेमेंट है। तो जो डायरेक्ट पेमेंट है वो 2 तरीके से दिया जा सकता है। पहला टाइम बेस्ड, हर महीने, हर हफ्ते, हर साल, हर 6 महीने में, हर क्वार्टरली आपको पैसा मिलेगा, इसको बोलते हैं टाइम बेस्ड। और एक होता है परफॉर्मेंस बेस्ड। परफॉर्मेंस बेस्ड पैसा कैसे मिलता है आपको,
जब आप एक टारगेट अचीव करते हो, इतने यूनिट बनाया आपने, 200 यूनिट बनाया तो आपको 2 के भाव से पैसा मिलेगा पर डे का, या आपने 300 यूनिट बनाया तो आपको 3 के भाव से पर डे का पैसा मिलेगा। इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बेस, यानी जितनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उतना आपको पैसा मिल जाएगा, जितनी खराब परफॉर्मेंस है उतना कम पैसा मिलेगा। तो आपकी यूनिट्स पे डिपेंड करता है कि कितनी यूनिट्स आप बनाते हो। यूनिट ज्यादा बनाओगे पैसा ज्यादा मिलेगा, यूनिट कम बनाओगे पैसा ज्यादा मिलेगा। तो यानी कि आपको जो पैसा मिल रहा है वो किस बेसिस पे मिल रहा है, आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। और टाइम बेस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, हर महीने, हर साल, हर 6 महीने में, हर 3 महीने में, हर वीक, इसके बेसिस पे आपको पैसा मिलता है। तो हो गया टाइम बेस्ड। क्लियर है यहां तक? तो 3 पॉइंट, सबसे पहला क्या था, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, दूसरा क्या है, कॉम्पनसेशन पैसा, ठीक है, सॉरी करियर प्लानिंग हो गया, और प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, और लास्ट क्या है, कॉम्पनसेशन। उम्मीद है आप वीडियो पॉज करके स्टाफिंग का फंक्शन प्रोसेस फिर से लिखोगे, पहले 5 पॉइंट और फिर बाद में 3 पॉइंट लिख के देखो। जितनी मल्टीपल टाइम लिखोगे, जो वीक स्टूडेंट्स हैं, जितनी बार लिखोगे यार उतनी बार अच्छे से आपको याद होगा। तो अभी टाइम है हमारे पास, अच्छे से हम फिर से फिनिश करेंगे। तो हमने ये चैप्टर आज ये चैप्टर शुरू किया है, इसके हम लोगों ने काफी पॉइंट्स पढ़े। प्लीज अच्छे से लर्न करना। कल की वीडियो के अंदर हम ट्राई करेंगे इसके सेकंड पार्ट में और काफी सारी चीज सीखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लग रहा है आपको, और शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ। लेकिन काफी सारे बच्चों के पास मेरी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती, तो प्लीज सब्सक्राइब के ऊपर जो बेल आइकन होता है, सब्सक्राइब में घंटी बनी होती है, उसको क्लिक कर लेना। ऑल पे एक ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर लेना। उससे होगा क्या, जब भी वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और टाइम पे आप वीडियो को देख लोगे। बाय बाय, टेक केयर।